नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारा हिंदुस्तान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर आई हर एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज दिनांक 3 मार्च 2023 और वार शुक्रवार हो चुका है और इस वक्त की ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, ये खबर सभी पेंशनरों को खुश कर देने वाली है। खुशी से नाच उठेंगे। इस अपडेट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ईपीएस पेंशन की रेगुलर अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अपडेट की ओर। पेंशन मिलेगी ज्यादा, सैलरी भी नहीं होगी कम, जाने हायर पेंशन किसके लिए बेहतर और कौन करे इग्नोर। एप्स 95 प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में सरकार ने साल 1995 को एक नया कानून लागू किया था। इस कानून का मकसद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को पेंशन का लाभ मिल सके। पेंशन बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए सरकार लगातार पेंशन स्कीम में लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाती है। इसी कड़ी में अब सरकार ने एक नई पहल की है। अगर किसी को बुढ़ापे में ज्यादा पेंशन चाहिए तो उसके लिए एप्स 95 एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो इस विकल्प पर गौर कर सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट अपने हिसाब एप्स 95 की कमियां और खूबियां गिना रहे हैं। फिलहाल 3 मई तक हायर पेंशन के विकल्प को आप चुन सकते हैं। दरअसल आज हम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे अधिक पेंशन के लिए क्या इस स्कीम को चुनना चाहिए या फिर ये फायदे का सौदा नहीं, किसके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है और किसे इग्नोर करना चाहिए। हमने इन तमाम सवालों के जवाब देश के जाने माने निवेश सलाहकार बलवंत जैन से लेने की कोशिश की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एप्स 95 क्या है और यह कैसे काम करता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में सरकार ने साल 1995 को एक नया कानून लागू किया था। इस कानून का मकसद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को पेंशन का लाभ मिल सके। ये साल 1995 में लागू हुआ था और पेंशन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम एप्स 95 दिया गया है। जब ये कानून बना था उस समय पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेतन 6,500 रुपये तय किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया, यानी इस राशि का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड जाता है। इस बीच साल 2014 में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारी को अपने बेसिक और डीए की कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई। सवाल कैसे कर सकते हैं अधिक पेंशन के लिए अप्लाई? जवाब, हर ईपीएफओ सदस्य के लिए 2 खाते होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स। इसी में पेंशन के लिए राशि डिपॉजिट की जाती है। कर्मचारी के बेसिक और डीए से हर महीने 12% राशि काटकर ईपीएफ में डाली जाती है। इतनी ही राशि नियोक्ता की तरफ से डिपॉजिट की जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि नियोक्ता का पूरा अंशदान ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। नियोक्ता के 12% में से 8.33% रकम एप्स खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम ईपीएफ खाते में डाली जाती है। सवाल, क्या ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने पर सैलरी कम हो जाएगी? जवाब, नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बदलाव का असर नियोक्ता के अंशदान में देखने को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए हर महीने 20,000 रुपये है तो इस हिसाब 2,400 रुपये कर्मचारी के हिस्से से ईपीएफ खाते में डाला जाता है और नियोक्ता को भी 2,400 रुपये का योगदान देना होता है। लेकिन नियोक्ता का सारा पैसा ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। नए नियम के तहत नियोक्ता का 8.3% हिस्सा यानी 1660 रुपये पेंशन खाते में जाने लगेगा। बाकी 740 रुपये ईपीएफ खाते में जाएगा। अभी तक 15,000 रुपये बेसिक और डीए वाले को कर्मचारी को नियोक्ता का एप्स में अंशदान 8.33% यानी 1,249.50 रुपये जाता है। बाकी पैसा ईपीएफ खाते में जाता था। लेकिन अब 2014 से एप्स में अंशदान पर वेज कैप खत्म कर दिया गया और आपकी बेसिक और डीए के कुल पैसे का 8.33% रकम डालने का विकल्प खुला है। यानी अब बेसिक और डीए मिलाकर जितना फंड बनता है उसमें से 8.33% राशि पेंशन में डालने का विकल्प मिलेगा। सवाल, क्या नियोक्ता पर हायर पेंशन का बोझ पड़ने वाला है? जवाब, बोझ किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है।
न तो कर्मचारी के ऊपर न ही नियोक्ता पर, केवल नियोक्ता की ओर से ईपीएफ खाते में जमा होने वाली राशि अब एप्स खाते में जाएगी, यानी नियोक्ता की ओर 12% में से 8.33% राशि एप्स खाते में जमा कराई जाएगी। बाकी 3.67% राशि ईपीएफ में जमा होगी, यानी नियोक्ता की ओर से पेंशन फंड में ज्यादा अमाउंट जाएगा जबकि ईपीएफ में कम फंड जाएगा। सवाल, कितनी मिलेगी पेंशन? खुद ऐसे करें कैलकुलेट। जवाब, इसके लिए एक फॉर्मूला है। पेंशन योग्य वेतन एक्स नौकरी के साल 70, मान लीजिए 15,000 रुपये बेसिक जोड़ डीए है और 35 साल तक नौकरी की, तो इस हिसाब से पेंशन मासिक 7,500 रुपये बनती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फॉर्मूला में बदलाव करते हुए नौकरी के अंतिम 60 महीने यानी पिछले 5 साल के औसत वेतन को पेंशन योग्य सैलरी करार दिया। इस हिसाब से नौकरी के आखिरी 60 महीने का औसत वेतन बेसिक जोड़ डीए 20,000 रुपये है, तो फिर इस राशि में नौकरी के कुल साल को गुना करना है और फिर उसमें 70 से भाग किया जाएगा। इस तरह के 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलने की संभावना बनती है। अगर किसी की 1 लाख बेसिक जोड़ डीए है तो फिर इस फॉर्मूले से पेंशन 50,000 रुपये महीने मिलेगी, जो कि 15,000 बेसिक वाले से फॉर्मूले से 42,500 रुपये ज्यादा है। 15,000 बेसिक फॉर्मूले से पेंशन हर महीने 60 साल के बाद 7,500 रुपये बन रही थी। सवाल, ज्यादा पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई? जवाब, अगर आप हायर पेंशन के विकल्प को चुनते हैं तो अपने जहां काम करते हैं वहां के एचआर से संपर्क कर सकते हैं। अधिकतर कंपनियों में एचआर की ओर से कर्मचारियों को इस बारे में मेल के जरिए सूचित कर दिया गया है। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो नए नियम के अनुसार ईपीएफ खाते में जाने वाली राशि अब एप्स खाते में जाने लगेगी। सवाल, क्या रिटायर्ड कर्मचारी भी हायर पेंशन को चुन सकता है? कैसे? जवाब, रिटायर्ड कर्मचारी भी हाई पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्हें भी नए नियम के मुताबिक पेंशन मिलेगी, लेकिन तब ज्यादा पेंशन मिलेगी जब उनके एप्स में अकाउंट में ज्यादा पैसा रहेगा। इसके लिए रिटायर्ड कर्मचारी को ईपीएफ का फंड एप्स में डालना होगा। बलवंत जैन ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी को अधिक पेंशन के लिए पेंशन फंड में ईपीएफ की राशि ब्याज समेत जमा कराना होगा। आइए जानते हैं नफा नुकसान का गणित। पहला गणित, पुरानी व्यवस्था के तहत अगर किसी की सैलरी में बेसिक और डीए 1 लाख रुपये है तो पुरानी व्यवस्था के तहत ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान हर महीने 10,750 रुपये यानी सालाना 1.29 लाख बैठता है। फॉर्मूले के तहत 35 साल की नौकरी में नियोक्ता का पीएफ में कुल अंशदान 45.15 लाख रुपये हो जाएगा। इस पर औसतन 8% सालाना ब्याज मान लिया जाए तो कुल रकम 1,94,92,177 रुपये होगी। यानी रिटायरमेंट पर नियोक्ता की तरफ कर्मचारी के हाथ में करीब 2 करोड़ रुपये की रकम आएगी और हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। दूसरा गणित, नई व्यवस्था के तहत वहीं 1 लाख की सैलरी पर ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान हर महीने 3,670 रुपये यानी साल में 44,040 रुपये। 35 साल की नौकरी में नियोक्ता का पीएफ में कुल अंशदान 15,41,400 रुपये बनता है। इस पर औसतन 8% का ब्याज मान लिया जाए तो कुल रकम होगी 66,54,639 रुपये। यानी आप 1,28,37,538 1,28,37,538 रुपये का योगदान करके 42,500 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर पाएंगे। तीसरा गणित, एक समीकरण ये निकलता है कि अगर आप पुरानी व्यवस्था के तहत ईपीएफ की कुल राशि में से 1,28,37,538 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो और उस पर सालाना 6% रिटर्न मिलता है तो हर महीने 64,187 रुपये मिलेंगे और आपका पूरा पैसा भी सेफ रहेगा। हालांकि ये गणित 35 साल तक एक समान सैलरी के तहत निकाला गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है तो हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी। चौथा गणित, हायर पेंशन अपनाने पर बढ़ी हुई पेंशन का फंड इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, यानी एक तरह उसे सैलरी मानी जाएगी। उस पर आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स का प्रावधान है। अगर आप उसे दायरे में आएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर हायर पेंशन को नहीं अपनाते हैं तो फिर आपका ईपीएफ फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है, यानी पुरानी व्यवस्था में टैक्स नहीं देना पड़ेगा।